हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम हमारे चैनल के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक है लुईस स्ट्रक्चर्स। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर मैं आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना बताऊंगी। हमने बॉन्डिंग के बेसिक्स वाले वीडियो में पढ़ा था कि लुईस साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स के लिए एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला दिया था, जिसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे Cl एटम है, उसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने Cl सिंबल लिखा और उसके ऊपर 7 डॉट्स बनाए। इसी तरह सोडियम एटम का सोडियम का सिंबल है Na, उसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 1 डॉट बनाया। ये तो दिए थे उन्होंने एटम्स के लिए। और मॉलिक्यूल्स जो जिनमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उन कोवलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल के लिए लुईस ने स्ट्रक्चर दी थी, जिसको हम कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर, जिसमें एटम्स की पोजीशन, एटम्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन जिनको हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो शो किए जाते हैं। तो अभी हम आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो हम बताएंगे कि लुईस स्ट्रक्चर अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल की बनानी है तो आपको क्या करना होगा। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं, जिन पॉइंट्स को मैं विद एग्जाम्पल अभी डिस्कस करूंगी। जैसे मान लो हमें अमोनिया की लुईस स्ट्रक्चर बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल में पहले एक सेंट्रल एटम सेलेक्ट करेंगे। सेंट्रल एटम कौन सा होता है, जो लेस इन नंबर हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ज़्यादा कोवैलेंसी वाला हो। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन की कोवैलेंसी ज़्यादा है। अब है कि कोवैलेंसी क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में बताई थी कि कोई एटम जितने मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है या जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो जितने मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा उसको हम कहेंगे कोवैलेंसी। तो अमोनिया में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 है, हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1 है, तो हम इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन लेंगे। वाटर अगर है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम की 3 कंडीशन बताई कि सेंट्रल एटम क्या होगा, ऐसा एटम जो लेस इन नंबर है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जिसकी कोवैलेंसी ज़्यादा है। तो जब हमारे पास सेंट्रल एटम सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब सेंट्रल एटम पहले लिखो N, क्योंकि अमोनिया की लुईस स्ट्रक्चर बनानी है, तो सेंट्रल एटम हमने N लिखा। अब उसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, H और N दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो नाइट्रोजन की आखिरी शेल के जो 5 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन ने 3 हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। सिंगल बॉन्ड मीन्स एक एक बॉन्ड बनाया है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, जिसको या तो हम कहेंगे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या कहेंगे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अमोनिया की लुईस स्ट्रक्चर क्या बनी, N लिखा, क्योंकि सेंट्रल एटम N है, उसके ऊपर हमने 3 H लगाए और एक लॉन पेयर लगाया। लॉन पेयर कैसे आया, आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उनसे। तो ये तो हमने सिंपल मॉलिक्यूल लिए हैं। जैसे ऑक्सीजन है, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, जिनसे हम कहेंगे 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो वाटर में तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है, और ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। जो सिंगल बॉन्ड बना है इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? बॉन्ड पेयर। तो जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को मैक्सिमम दूरी पे रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनके बीच रिपल्शन कम हो, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो ये लुईस स्ट्रक्चर के 2 एग्जाम्पल हमने आपको, सबसे सिंपल एग्जाम्पल पहले दिए हैं। अब हम पहला नियम हमने आपको पढ़ाया कि सेंट्रल एटम का सिलेक्शन, वो हमने कर लिया। सेंट्रल एटम के सिलेक्शन के लिए हमने 3 कंडीशंस बताई कि जो एटम कम है, जिसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सेंट्रल एटम है। अब एक नियम हमारा और काम आता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, OCC। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ये भी हमारे लुईस स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है। तो इस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वाला हम ये सेकंड पॉइंट मानते हैं। पहला हमने सेंट्रल एटम का बता दिया। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कोई एटम ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है या कितने ऑक्सीजन को वो कैरी कर सकता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। 2 नियम समझ में आ गए। तीसरा है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की 2 होती है, थर्ड पीरियड एंड अदर्स के लिए 3 होती है। थर्ड पीरियड एंड अदर्स के लिए 3 होती है। अगर थर्ड पीरियड एंड अदर्स का अदर एलिमेंट हो उनके लिए 3 होगी और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए 1 होती है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। हम आपको रूल्स साथ के साथ बता रहे हैं एग्जाम्पल के साथ साथ। पहला रूल बताया सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, दूसरा बताया ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, और सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है। तीसरा पॉइंट हमने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 2 है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की 3 है। अब तीसरा, इसके अगला पॉइंट जो है कि जो लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें समझना है वो है कि अगर नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा हो, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम अगर ज्यादा हैं तो फिर जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 2 या 3 ही ली जाए। अगर नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर सेंट्रल एटम का नंबर ज्यादा है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। अगला पॉइंट है कि नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा हो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कम हो, सेंट्रल एटम सिमिलर हो। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। 3 पॉइंट्स का एक ही नियम है। अगर नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा हो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जितने होने चाहिए उससे कम हो, सेंट्रल एटम सिमिलर हो, उस केस में सेंट्रल एटम लीनियरली बॉन्डेड होंगे। सेंट्रल एटम कैसे होंगे? लीनियरली बॉन्डेड। इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं C3O2। क्या एग्जाम्पल है? C3O2, जिसको हम बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। देखिए, कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 2 होनी चाहिए, तो 3 कार्बन है, ऑक्सीजन तो 2 ही है। तो इसका मतलब 3 कार्बन के लिए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर 2-2 है तो 6 ऑक्सीजन होने चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन कम है। तो हमने क्या देखा? सेंट्रल एटम ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। सेंट्रल एटम लीनियरली बॉन्डेड बनाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 3 कार्बन है, तीनों के बीच डबल बॉन्ड लगा के तीनों कार्बन को लाइन में लिखेंगे और दोनों कार्बन किनारे वाले जो हैं
उन पर एक एक ऑक्सीजन लगाएंगे तो ये C3O2 की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ध्यान से समझिए, सेंट्रल एटम का नंबर ज़्यादा है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की बजाय ऑक्सीजन बहुत कम है, सेंट्रल एटम सिमिलर हैं, सेंट्रल एटम सिमिलर हैं। उस केस में हम लीनियरली बॉन्डेड बनाएंगे सेंट्रल एटम। तो ये इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो इस रूल को दिखा रहे हैं, जिसमें क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको केवल यही रूल सीखने हैं कि सेंट्रल एटम का सिलेक्शन कैसे करें, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या है, सेकंड पीरियड वालों की कितनी है, थर्ड पीरियड एंड अबव अदर्स की कितनी है, फिर अगर सेंट्रल एटम ज़्यादा हो तो क्या करना है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 1 से कम हो जाएगी। अगर सेंट्रल एटम ज़्यादा है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 1 से कम हो जाएगी। ये भी एक रूल है। एक ये रूल है कि अगर सेंट्रल एटम ज़्यादा है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की बजाय ऑक्सीजन कम है, सेंट्रल एटम सिमिलर है, तो सेंट्रल एटम को लाइन में जोड़ेंगे। तो जिसके लिए हमने मेन एग्जाम्पल ये लिया है C3O2 जो एग्जाम में आता है। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों कार्बन के 4-4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन की आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 ने तो बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जिसको हम कहते हैं 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये रूल क्लियर हो गया। एक एग्जांपल हम और दे देते हैं, S4O6-2 टेट्राथायोनेट आयन। इसमें ध्यान दीजिए, यही वाला पॉइंट काम आ रहा है। नंबर ऑफ सेंट्रल एटम कितने हैं? 4। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 6 हैं, 4 सल्फर है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ईच सल्फर 3 है, तो 4 के लिए 12 ऑक्सीजन होने चाहिए, लेकिन 6 ही है। और सेंट्रल एटम सल्फर होगा क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इन नंबर है। लेकिन सेंट्रल एटम ज़्यादा है तो और ऑक्सीजन कम है, तो उस केस में हमने ये नियम बताया था कि सेंट्रल एटम को लीनियरली बॉन्डेड लिखना है। सेंट्रल एटम को किस में लिखना है? लीनियरली बॉन्डेड। तो यानी हम एक लाइन में 4 सल्फर जोड़ देंगे, 4 सल्फर हम एक लाइन में बनाएंगे, 4 सल्फर एक लाइन में लिखेंगे। ये नियम हम इस पे यूज कर रहे हैं। लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने पहले भी बताया कि हमें केवल 5-6 नियम याद रखने हैं। उन 5-6 नियमों के आधार पर हम किसी भी मॉलिक्यूल के लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो S4O6-2 में हमने देखा सेंट्रल एटम ज़्यादा है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की बजाय ऑक्सीजन काफ़ी कम है, और सेंट्रल एटम सिमिलर है, तो हम लाइन में सेंट्रल एटम को जोड़ेंगे। फिर 6 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन इस वाली सल्फर पर लगाएंगे, 3 ऑक्सीजन इस वाली सल्फर पर, और चूंकि -2 चार्ज है तो हम दोनों सल्फर की जो ऑक्सीजन है उनमें से एक एक पर -1 चार्ज लगाएंगे। एक एक ऑक्सीजन पर क्या लगाएंगे? -1 चार्ज। अब देखो इस ऑक्सीजन पे आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक माइनस के कारण आ गया तो 7 माने जाएंगे। 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, तो इन ऑक्सीजन पे आपको 6-6 डॉट बनानी है। ये जो सिंगल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन है जिन पे -1 चार्ज है, उन पे आपको 6-6 ऑक्सीजन बनानी है। ये पॉइंट उसमें भी काम आएगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना बताएंगे, उन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में यही लुईस स्ट्रक्चर काम आएंगी, और उनमें भी यही डॉट वाले फॉर्मूले काम आएंगे कि डॉट कितने लगेंगे। इन ऑक्सीजन में देखो डबल बॉन्ड बनाएंगे, और ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन ने डबल बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि 2 लॉन पेयर हैं। कितने लॉन पेयर हैं? 2। ये टेट्राथायोनेट आयन है। अगर इस O पे H होता तो ये माइनस चार्ज नहीं लगता, तो H2S4O6 हो जाता, जिसको हम टेट्राथायोनिक एसिड कहते हैं। ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है।
अब अगला एक नियम है कि अगर सेंट्रल एटम का नंबर पर सेंट्रल एटम जितनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से ऑक्सीजन का नंबर 0.5 ज्यादा आ रहा है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ऐसे नियम काम समझ में नहीं आएगा। मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, N2O5। ध्यान दीजिए, 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन थर्ड पीरियड का सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। 2 नाइट्रोजन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए 2 यानी 4। तो 2 नाइट्रोजन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 4 है, एक नाइट्रोजन की है 2, तो एक नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसके बजाय ऑक्सीजन कितने हैं पर नाइट्रोजन एटम? 2 नाइट्रोजन के लिए तो 5 ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन के लिए 2.5 है। इसका मतलब यदि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से 0.5 ज्यादा हो, कितना ज्यादा हो? 0.5। ऑक्सीजन का नंबर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से 0.5 ज्यादा हो तो सेंट्रल एटम तो n हो गई क्योंकि लेस इन नंबर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 2 है और पर नाइट्रोजन इसके अंदर 2.5 ऑक्सीजन है। अगर ऐसा केस है कि 0.5 ऑक्सीजन ज्यादा है तो आपको ये वाला लिंक बनाना पड़ेगा NON, यानी XOX। X कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं N हो, Cl भी हो सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है, कौन सी? ऑक्सीजन एटम का नंबर पर सेंट्रल एटम 0.5 ज्यादा हो तो आपको ये स्ट्रक्चर बनानी है, सेंट्रल एटम O सेंट्रल एटम, यानी यो याद रख लो सिंपल लैंग्वेज में कि एक ऑक्सीजन ब्रिज बनाएगी, एक ऑक्सीजन ब्रिज बनाएगी। तो इस ऑक्सीजन पर तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 काम आ गए। N पर 2 ऑक्सीजन और लगेंगी, कितनी ऑक्सीजन और लगेंगी? 2। वैसे तो मैंने आपसे कहा था नेगेटिव चार्ज वाली ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड से जोड़नी है, बाकी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, लेकिन सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट शेल में 4 ही ऑर्बिटल होते हैं। अगर मैं यहाँ दोनों ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दूं तो वो गलत हो जाएगी क्योंकि टोटल बॉन्ड एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन के लिए 5 हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। तो नाइट्रोजन पर आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन तो 5 है, ये आपको पता है, ऑर्बिटल 4 होते हैं, एक S और 3 P। तो इसीलिए नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाता है? 4, 5 नहीं बनाएगा। ध्यान रखना, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, वो मैक्सिमम बॉन्ड 4 बनाता है। तो इसलिए लुईस स्ट्रक्चर में कोवैलेंसी वाला रूल भी काम में लेना है कि कोवैलेंसी को ध्यान में रखना है कि सेकंड पीरियड वालों की कोवैलेंसी तो 4 होगी और थर्ड पीरियड एंड अदर्स की कोवैलेंसी 4 से ज्यादा होगी। तो एक ये नियम भी बन गया। तो आपको ये नियम जो है ये ध्यान रखने हैं और ये नियम तभी ध्यान में आएंगे जब आप एग्जाम्पल भी देखोगे और खुद उनकी प्रैक्टिस करोगे। तो N2O5 में हमने बताया कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 0.5 ज्यादा है पर सेंट्रल एटम, तो ये लिंक आएगी। उसके बाद हमने आपको कहा कि 2 ऑक्सीजन एक N पर हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये नाइट्रोजन है। अगर यहाँ क्लोरीन होता, सल्फर होता तो हम डबल बॉन्ड से जोड़ सकते थे। तो इस ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इस पर पूरे 6 बचेंगे क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है जिसको हमने एरो से दिखाया है और यहाँ ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए नहीं दिया तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बचे हुए हैं, इसमें भी ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो आपको N2O5 की स्ट्रक्चर क्लियर हो गई। Cl2O7 में देखिए आपने सेंट्रल एटम तो देख लिया, क्लोरीन है, क्यों? क्योंकि लेस इन नंबर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोवैलेंसी ज्यादा है। देखिए मैंने 3 नियम बताए हैं सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करने के लिए कि कम नंबर में होना चाहिए
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, कोवैलेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने Cl को सेंट्रल एटम कहा। अब आप ये देखिए Cl, एक Cl के लिए ऑक्सीजन है 3.5, जबकि Cl थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 3 होनी चाहिए और 3 की बजाय ऑक्सीजन 0.5 ज़्यादा है, यानी 3.5 ऑक्सीजन है। तो अगेन हम एक ऑक्सीजन ब्रिज बनाएंगे, एक ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, ब्रिज। और 3 ऑक्सीजन हम हर क्लोरीन पे लिखेंगे। ध्यान देना, जैसे मैं तुम्हें बना करके बता रही हूँ इसी तरह से तुम प्रैक्टिस करना। अब इस सेंटर वाले ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, इसके ऊपर तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, जो हम कई बार बता चुके हैं कि कैसे 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इन ऑक्सीजन को हम डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे। देखिए क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके आखिरी शेल में तो डी ऑर्बिटल भी होते हैं, इसलिए क्लोरीन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 7 होती है। तो यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड 3 बार बन गए, 6 हो गया, 1 ही हो गया। तो दोनों क्लोरीन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 7 है। ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 7, तो आप लिखोगे क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जो एक्साइटेड होकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन के आखिरी शेल में खाली डी ऑर्बिटल है। क्लोरीन के आखिरी शेल में खाली डी ऑर्बिटल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए क्लोरीन 7 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर किसी को ये वीडियो देखते समय क्वेश्चन समझ में ना आए तो वो कमेंट में जरूर लिखे, तो फिर मैं अगले वीडियो में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। Cl2O7, तो ये जो 2 मॉलिक्यूल हमने एग्जाम्पल लिए हैं, इन पे हमने कोवैलेंसी के बाद वाला रूल काम में लिया है। कौन सा? एक ऑक्सीजन ब्रिज कब बनाएगा। अब हम ये बताते हैं कि जैसे यहाँ ऑक्सीजन का नंबर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से पर सेंट्रल एटम 0.5 ज़्यादा था, तब तो हमने ये लिंक बनाई। अगर मैं ऐसा एग्जाम्पल ले लूं, दो सल्फर है, सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 3 है, तो 3 की बजाय एक सल्फर के लिए 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब एक पर सेंट्रल एटम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 ज़्यादा है। ध्यान देना, इन 2 पॉइंट को क्लियर कर लो, क्योंकि ये 2 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कि यहाँ पर तो हमने कहा था कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से 0.5 ज़्यादा है, तब तो एक ऑक्सीजन ब्रिज बना रहा है। यहाँ हम वो बता रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से 1 ज़्यादा है। उस केस में हम ये वाला लिंक बनाएंगे, 2 ऑक्सीजन बीच में होंगी और इधर सेंट्रल एटम होंगे। तो XOOX याद करो, X मतलब कोई भी एटम हो सकता है सेंट्रल, या फिर इसमें SOOS। ये लिंक कब होगी, यानी 2 ऑक्सीजन इस तरह कब होंगी, जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से 1 ज़्यादा हो। तो ये लिंकेज आ गई। अब 8 ऑक्सीजन है, 2 तो बीच में आ गई। अब 3 ऑक्सीजन हम इन सल्फर पे लगा देंगे। और ये मैंने पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन हम इस तरह लिखेंगे, एक साइड हो, 3 एक साइड हो, जैसे टेट्राहेड्रल शेप में लिखते हैं। अब यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, और इस लिंकेज को हम बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। इस लिंकेज को क्या बोला जाता है? पर ऑक्सी लिंकेज। अब इस सल्फर पर जो 3 ऑक्सीजन है, मैंने आपसे कहा था अगर ये सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है तब तो आपको सारी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से दिखानी है। अगर सेकंड पीरियड का है तो फिर सारी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से नहीं दिखानी, जैसा कि पहले हमने N2O5 में लिया था। तो अब हम यहाँ पर तीनों सल्फर को डबल, ये चूंकि 2 माइनस चार्ज भी हैं, 2 माइनस चार्ज हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों सल्फर पर
एक एक ऑक्सीजन को तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे और उसके ऊपर माइनस चार्ज लगाएंगे, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में भी बता चुकी हूँ। S4O6 2 नेगेटिव है। तो दो सल्फर हैं, दोनों पर एक एक ऑक्सीजन को तो हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ा, माइनस चार्ज लगाया। और मैंने यहाँ भी बताया था कि जिस ऑक्सीजन को के ऊपर माइनस चार्ज लगेगा, सिंगल बॉन्ड वाला है, उसके आखिरी शेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन मान के चलने हैं। तो 7 में से एक ने बॉन्ड बना लिया, तो इसके ऊपर आपको 6 डॉट बनानी है। इन माइनस चार्ज वाली ऑक्सीजन के ऊपर आपको 6 डॉट बनानी है। जो बाकी दो ऑक्सीजन है, इनको हम डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, जिन पे हम 4 डॉट बनाएंगे, क्योंकि आखिरी शेल के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड बनाने में काम आ गए, 4 बचे। तो ये क्लियर हुआ। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से 1 ज़्यादा है, क्योंकि सल्फर की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 3 है और पर सल्फर ऑक्सीजन 8 है, 4 है। तो एक सल्फर के लिए 4 ऑक्सीजन है, जबकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 3 है। तो इसलिए इसको हम पर ऑक्सी लिंक बनाएंगे, यानी OO बॉन्ड जोड़ेंगे। जबकि ऊपर वाले में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 0.5 ज़्यादा था, तो हमने एक ऑक्सीजन ब्रिज बनाई थी। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐसे जोड़ेंगी, पर ऑक्सी लिंकेज। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हमें बताना है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन भी है, तो हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 1 बढ़ा देंगे। अगर कोई नेगेटिव आयन है, तो भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 1 बढ़ जाएगी। तो हमारे रूल्स तो पूरे हो गए ऑक्सीजन इसके लुईस स्ट्रक्चर बनाने के। मैं एक बार आपको समरी बता देती हूँ, क्योंकि फिर हम इस बोर्ड को साफ कर देंगे और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो एक बार इस लुईस स्ट्रक्चर लिखने के रूल्स की समरी फिर देख लो। पहले हमने कहा लुईस स्ट्रक्चर बनाना शुरू करने से पहले आपको एक सेंट्रल एटम चुनना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा सेंट्रल एटम का, जिसके लिए हमने आपको कहा कि सेंट्रल एटम नंबर में कम होने चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए और कोवैलेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा नियम हमने ये बताया कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। दूसरा पॉइंट, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मीन्स कोई एटम कितनी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। फिर हमने कहा सेकंड पीरियड के एलिमेंट के लिए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 2 है, थर्ड पीरियड एंड अदर्स के लिए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 3 है। अगला नियम हमने कहा अगर सेंट्रल एटम का नंबर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी बाय 1। सेंट्रल एटम एक, ये 2 नियम। थर्ड नियम ये 4 पॉइंट ये हो गए। चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट ये बताया कि अगर नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा है, ऑक्सीजन एटम कम है, सेंट्रल एटम सिमिलर हैं, तो सारे सेंट्रल एटम लीनियरली बॉन्डेड होंगे। छठे पॉइंट में हमने आपको बताया कोवैलेंसी क्या होती है, कि कोई भी एटम जितने मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा उसे हम कहेंगे कोवैलेंसी। सेकंड पीरियड के एलिमेंट की कोवैलेंसी तो 4 होती है, क्योंकि उसके आखिरी शेल में 4 ही ऑर्बिटल है। और थर्ड पीरियड एंड अदर्स की कोवैलेंसी 4 से ज्यादा होती है। 5, और ये छठा पॉइंट हो गया। 7वां रूल ये बताया अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से 0.5 ज्यादा है, तो एक ऑक्सीजन ब्रिज बनाएगी। 8वां पॉइंट हमने आपको ये बताया अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से 1 ज्यादा है, तो पर ऑक्सी लिंकेज होगी। पर ऑक्सी लिंकेज को लिखते हैं OO। एक अगला पॉइंट ये बताया कि अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 1 बढ़ जाएगी, 2 की जगह 3 हो जाएगा, 3 की जगह 4। एक पॉइंट है कि नेगेटिव आयन अगर लिया हुआ है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी 1 से बढ़ जाएगी। तो ये तो हो गए हमारे रूल्स भी हो गए, हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी कराए। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स और करा देते हैं, जिससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स और पढ़ने हैं, उनमें हम इन्हीं रूल्स को यूज करेंगे जो हमने आपको बताए हैं। ये जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं वो सारे आपको किसी भी बुक में एक जगह नहीं मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप
ध्यान से सुनना। C3O2 का नाम नोट कर लेना, कार्बन सब ऑक्साइड। सब क्यों बोला? क्योंकि जब ऑक्सीजन कम होती है तो हम सब लगाते हैं। ये हम आगे जब ऑक्साइड का एक वीडियो शेयर करेंगे तब भी आपको क्लियर करेंगे कि सब कब आता है, पर कब आता है, इक कब आता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो लुईस स्ट्रक्चर्स के लिए। और एग्जाम्पल है CrO5। ये पहले IIT में बहुत बार पूछा गया है। CrO5 की स्ट्रक्चर होती है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। मैं बताऊंगी कि इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे तो वो बटरफ्लाई की तरह बनेगी। अब कैसे लिखना है? सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि क्रोमियम सेंट्रल एटम है, तो मैंने क्रोमियम लिख दिया सेंट्रल एटम। फर्स्ट पॉइंट हमने काम में ले लिया कि ऑक्सीजन, ये क्रोमियम सेंट्रल एटम है। इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 3 होती है, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन परऑक्सी लिंकेज बनाएंगे। अब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हो तो 3d5 4s1 है, जो आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है। 3d5 4s1 यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हैं। क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। इसका मतलब क्रोमियम की कोवैलेंसी 6 है। क्रोमियम की कोवैलेंसी 6 हुई। क्रोमियम कितने बॉन्ड बना सकता है? 6। अब आप ये देखोगे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्यादा है, इसीलिए हम परऑक्सी लिंक बनाएंगे। और जो ये 6 बॉन्ड बनाएगा वो इस तरह बनाएगा, 4 बॉन्ड तो स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर और 2 बॉन्ड ऊपर। तो एक ऑक्सीजन के साथ तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, और इन 4 ऑक्सीजन के साथ ये 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो क्रोमियम का तो हमारा पूरा हो गया कि क्रोमियम के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी 6 है। तो क्रोमियम का तो हमने दिखा दिया कि 6 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई। और हमने आपको ये बताया था कि अगर ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा हो तो परऑक्सी लिंक होता है, तो इसीलिए हम इधर भी परऑक्सी लिंकेज बना देंगे, इधर भी परऑक्सी लिंकेज बना देंगे। तो हमारी ये स्ट्रक्चर क्रोमियम CrO5 की बनी। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी जो शेप है वो बटरफ्लाई जैसी लग रही है। तो अब इन पे जो डॉट बनेंगे वो आपको लगाने आ गए होंगे। इस ऑक्सीजन पर तो 4 डॉट आएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है। ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है तो 4 डॉट आएंगे। ये भी 2 बॉन्ड बना रहे हैं तो 4 डॉट आएंगे, यानी 2-2 लॉन पेयर आएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 2-2 बॉन्ड बना रही है। तो इस स्ट्रक्चर को देख लो, आप एक अच्छी तरह समझ लो। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाई? पहले हमने Cr सेंट्रल एटम लिया, फिर देखा कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो 3 होती है, पर इसमें तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। फिर हमने क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा, उससे पता चला कि इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उससे हमें मालूम हुआ कि इसकी कोवैलेंसी 6 होनी चाहिए। फिर जब हमने इसके साथ 6 बॉन्ड बनाने के प्रयास किया, फिर हमको लगा कि ऑक्सीजन तो ज़्यादा है, ऑक्सीजन की तो वैलेंसी पूरी नहीं हो रही। फिर हमने ये परऑक्सी लिंकेज वाला नियम काम में लिया कि परऑक्सी लिंकेज बनाएंगे। तो 2 तो परऑक्सी लिंकेज है। इसके ऊपर कई बार तो यूँ क्वेश्चन आता है कि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर किसकी है। कभी आता है CrO5 की स्ट्रक्चर बताओ, कभी आता है CrO5 में कितने परऑक्सी लिंकेज हैं, तो आप 2 परऑक्सी लिंकेज लिखोगे। अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं HClO4। अब देखो इसमें HClO4 में आपको दिख रहा है सेंट्रल एटम 1 है, क्लोरीन। तो आप सेंट्रल एटम बना लो। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वैसे तो 3 होती है, लेकिन जब हाइड्रोजन हो तो 3 से एक ज़्यादा हो जाएगी। तो हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 4 लेंगे, तो 4 ऑक्सीजन लगाएंगे। और मैंने ये बताया है पहले भी कई बार कि जब भी 4 ऑक्सीजन लगानी हो तो 1 ऊपर 3 नीचे या 3 ऊपर 1 नीचे लगानी है, क्रॉस वाइज नहीं लगानी। क्रॉस वाइज लगाने से बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा, जबकि इनमें एंगल 109 डिग्री।
28 मिनट होता है। शेप टेट्राहेड्रल होती है, इसलिए हम एक ऑक्सीजन ऊपर 3 नीचे बनाएंगे। फिर एक हाइड्रोजन है तो एक ऑक्सीजन पर तो हाइड्रोजन लग जाएगी, और बाकी जो 3 ऑक्सीजन है उनको हम डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो देखिए क्लोरीन जो है उसकी आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर भी 7 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 2 2 1। तो क्लोरीन ने मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाए? 7। तो क्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 है। और ये स्ट्रक्चर बनानी आ गई HClO4 की। अगर एग्जाम में आ जाता ClO4 माइनस आयन, ClO4 माइनस आयन, तो केवल ये वाला H हटा देते हैं और इस O पे माइनस चार्ज आ जाता है। वही सेंट्रल एटम Cl होगा, वही एक ऑक्सीजन ऊपर एक नीचे होगी, और एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, जिसके ऊपर H लगा हुआ था उसके ऊपर तो माइनस चार्ज आएगा, उसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे और बाकी को हम डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे। और ये मैं बार बार नहीं लगा रही कि डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन पे तो आपको 4 डॉट लगानी है, और सिंगल बॉन्ड वाली जो नेगेटिव ऑक्सीजन है उस पर आपको 6 डॉट लगानी है। तो यहाँ पर भी आपको 6 डॉट, अब यहाँ पर क्या है, 4 ही डॉट लगेंगे। कैसे? इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे इसलिए 4 डॉट लग गई, इसमें भी 2 बॉन्ड बना रखे 4 डॉट लग गई। तो ये डॉट्स आप लगा लेना, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाया हुआ है। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? जो बचे हुए हैं, जिनको हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बनाओगे। तो ClO4 माइनस आयन की अगर लुईस स्ट्रक्चर बनानी आए तो आप बना सकते हो। तो ऐसे कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे H2SO4 ले लें। क्या ले लें? H2SO4। अब हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि सल्फर सेंट्रल एटम है, तो हमने सल्फर लिख दिया। 3rd पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 3 है, लेकिन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 1 ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इसके ऊपर भी 4 ऑक्सीजन लगाएंगे। इसके ऊपर कितने ऑक्सीजन लगाएंगे? 4। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 2 ऑक्सीजन पे एक एक H लगा देंगे, और बची हुई ऑक्सीजन को हम डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। बची हुई ऑक्सीजन को हम डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, और डॉट हम कैलकुलेट कर लेंगे। आखिरी शेल के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने बॉन्ड बना रहे हैं उस हिसाब से। सल्फर के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर ने यहाँ 6 बॉन्ड बना रखे हैं। सल्फर की कोवेलेंसी 6 है। सल्फर 3rd पीरियड का एलिमेंट है, इसीलिए इसकी हमने कोवेलेंसी 6 ली है। इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। खाली डी ऑर्बिटल होने के कारण वो एक्साइटेड हो जाते हैं, तो इसलिए ये 6 बॉन्ड बनाता है। अब ये जो लुईस स्ट्रक्चर बनी है, इसके आगे हम रेजोनेंस पढ़ेंगे तो भी यही लुईस स्ट्रक्चर काम आएंगी, एसिड्स पढ़ेंगे तो भी यही काम आएंगी। जैसे ये वाला जो एसिड है इसमें 1 OH है, तो इसकी बेसिसिटी हम 1 लेंगे। इस एसिड में 2 OH है, इसकी बेसिसिटी हम 2 लेंगे। तो इस तरह से जब हम एसिड्स की बेसिसिटी पढ़ेंगे और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो ये सारी लुईस स्ट्रक्चर हमारी यूज होगी। H3PO4 देख लो आप, एग्जाम्पल्स का तो कोई सीमा ही नहीं है। एग्जाम्पल्स तो जितने मर्जी आप लिख सकते हो, पर टाइम की लिमिट होती है, इसलिए इसमें हम H3PO4 में सेंट्रल एटम फास्फोरस लेंगे। ये कम नंबर में है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैक्सिमम कोवेलेंसी, इसलिए हमने इसको सेंट्रल एटम लिया फास्फोरस। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 3 होती है। हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 4 हो जाएगी, तो इसके ऊपर हम 4 ऑक्सीजन लगाएंगे। जिस तरह से मैं बना रही हूँ स्ट्रक्चर, आप उसी तरह से घर पर अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना। 4 ऑक्सीजन लगा ली, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 ऑक्सीजन पर एक एक H लगेगा सिंगल बॉन्ड से, और जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए, ये जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड बना रहा है, इसके पास तो वही 4 डॉट बचेंगी।
इन वाली ऑक्सीजन पर भी 4 डॉट बचेंगी क्योंकि ये 2-2 बॉन्ड बना रहे हैं। फास्फोरस के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। खाली डी ऑर्बिटल के कारण ये एक्साइटेड हो जाते हैं, इसलिए फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 हो गई। तो फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 इधर 3 इधर। तो इस तरह से हमने सारे रूल्स को यूज करके आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। एग्जाम्पल्स की कोई लिमिट नहीं है। बस एक एग्जाम्पल मैं और बता देती हूँ। I2O7 आई सेंट्रल एटम माना जाएगा। इस केस में ध्यान देना कितने नियम काम आ रहे हैं। सेंट्रल एटम आई आ गया, सेंट्रल एटम 2 है, एक सेंट्रल एटम पे 3.5 ऑक्सीजन है, तो वो वाला नियम काम आया जिसमें हमने कहा था एक ऑक्सीजन ब्रिज बनाएगी, तो इसीलिए इसमें एक ऑक्सीजन तो ब्रिज बनाएगी, तो वो वाला नियम काम आ गया। क्योंकि एक आयोडीन के लिए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 3 है, उसकी बजाय ऑक्सीजन का नंबर 0.5 ज़्यादा है, ऑक्सीजन 3.5 है पर आयोडीन, तो इसीलिए ये वाली लिंक आएगी। तो ये रूल भी काम आ गया। अब 3-3 ऑक्सीजन बची हुई हैं, उन 3-3 ऑक्सीजन को हम ऐसे लिखेंगे। अब क्या देखेंगे, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 बॉन्ड बना सकता है, तो एक तो ये रहा और 2-2 बॉन्ड यहाँ बन जाएंगे। अब यहाँ हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया जैसा N2O5 में बनाया था, क्योंकि N2O5 में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम था जिसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 थी, और इसमें आयोडीन है जो थर्ड पीरियड के बाद का एलिमेंट है, और मैक्सिमम कोवैलेंसी 7 हो सकती है क्योंकि इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाना सीखा है। मुझे लग रहा है कि अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान लगेगा। वैसे ज़्यादातर बच्चों को लुईस स्ट्रक्चर बनाना कठिन लगता है। मैं खुद उस परिस्थिति से निकल चुकी हूँ। मुझे भी बीच में ये लुईस स्ट्रक्चर बनाने में बहुत दिक्कत आती थी और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में मैं कंफ्यूज होती थी, और कहीं एक ऑक्सीजन ब्रिज बना रहा है, कहीं 2 ऑक्सीजन की पर ऑक्सी लिंकेज है, तो इस तरह से मुझे भी कंफ्यूजन होता था। तो अब मैंने कोशिश की है कि मैं आप बच्चों को अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन करूं। तो यदि आप वीडियो ढंग से देखोगे, हाँ, खुद अपने हाथ से लुईस स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो फीडबैक देना, कमेंट्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।